क्या इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के सीएम को जेल जाना पड़ा? 21 मार्च को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं। Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. आखिर वो क्या केस है और क्या रीजंस हैं कि आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता अरेस्ट होते जा रहे हैं? आखिर ईडी के ऐसे एक्शंस की वजह क्या है और क्यों ये सब 2024 के इलेक्शंस के पहले हो रहा है? हम किसी भी पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं हैं। हम इस वीडियो से फैक्ट्स के जरिए आपको डिटेल में इस सिचुएशन को समझाना चाहते हैं। करप्शन के अगेंस्ट अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और फिर अपनी अलग ही एक पार्टी बना दी और शीला दीक्षित के अगेंस्ट दिल्ली के इलेक्शंस में सीएम के पद के लिए वो खड़े हुए। उनका मुद्दा करप्शन और महंगाई था। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अगेंस्ट थे और 2015 में उन्होंने कांग्रेस के साथ ही मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई और वो दिल्ली के 7वें सीएम बन गए। अरविंद केजरीवाल की इस पॉपुलैरिटी से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, मगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं थी और उनके खिलाफ बोलने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। कोई करप्शन एलिगेशंस नहीं लगाए जा सकते थे। 2020 के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल बिना कांग्रेस के सपोर्ट के जीत गए और एक बार फिर सीएम की पद की कुर्सी पर बैठ गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पार्टी पे छोटे मोटे करप्शन के एलिगेशंस लगते रहते थे, लेकिन मार्च 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। आम आदमी पार्टी के सीएम को ही जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है, जो कि 2021-22 की लिकर पॉलिसी से रिलेटेड है। तो चलते हैं 2021। केजरीवाल दिल्ली के अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारने का डिसाइड करते हैं। 2021 में वो लिकर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम रेवेन्यू सरकार के लिए जनरेट करना, इलीगल अल्कोहल के सेल्स को बंद करना और कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर करना। सबको पता है कि सरकार के पास पैसे टैक्सेस से ही आते हैं, मगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अल्कोहल पे फोकस क्यों करा गया? इसका रीजन है कि मोस्टली प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर आते हैं और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। मगर अल्कोहल की सेल्स बढ़ाकर उससे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद में भी इसकी डिमांड कमी नहीं होती। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 के अंदर वो प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस बेचेंगे, जिससे दिल्ली में लिकर शॉप्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके लिए दिल्ली को 32 जोन्स में अलग अलग डिवाइड किया गया और उन जोन्स के लाइसेंसेस बेचे गए और हर जोन में 27 रिटेल शॉप्स हो सकती थी, मतलब 864 शॉप्स। और इन सब लाइसेंसेस को बेचकर गवर्नमेंट पैसा कमाए और इसमें गवर्नमेंट 3 तरीकों से पैसे कमा सकती है। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के लाइसेंस बेचकर, एक्साइज ड्यूटी से जो मैन्युफैक्चरर्स को देनी पड़ती है, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि कस्टमर पे करेगा। जहां 630 शॉप्स थे, अब वहां 864 शॉप्स हो जाएंगे। ऑप्शन में लाइसेंसेस का एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जाता है और जो कंपनी ज्यादा पैसे देती है उनको वो लाइसेंस मिल जाता है। और दोनों लाइसेंसेस का स्टार्टिंग प्राइस था 221 करोड़ रुपए और उन शॉप्स की कई कंडीशंस भी थी। उनका एरिया 500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह बढ़िया होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा भी लगे होने चाहिए। शॉप्स के आसपास चखने की शॉप्स नहीं हो सकती। और इसके अलावा दिल्ली में 5 सुपर प्रीमियम शॉप्स ओपन होंगी, जो कि 2500 स्क्वायर मीटर बड़ी होंगी। ड्रिंकिंग एज को 25 से 21 कर दिया गया। बार्स और रेस्टोरेंट्स को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी गई। नंबर ऑफ ड्राई डेज 25 से 3 हो गए और अल्कोहल की होम डिलीवरीज भी स्टार्ट करी गई और शॉप्स अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी दे सकती और रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर तीनों अलग अलग होने चाहिए। टैक्स लाइसेंस फीस के साथ पहले ही कलेक्ट कर लिया जाएगा। बोटल्स पे हाई सिक्योरिटी कोड रहेगा, जिसे स्कैन करने पे पता चल जाएगा कि किसी भी बोतल पे ड्यूटी दी गई है या नहीं। एंड इस नई पॉलिसी से काफी लोग खुश थे। 20 लाइसेंस से ही गवर्नमेंट ने करीबन 5300 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जोन्स के लाइसेंस बिकने की एवरेज फीस थी 256 करोड़ एंड हाईएस्ट लाइसेंस फीस थी न्यू दिल्ली जोन की, जो थी 315 करोड़। और बीट में बाहर से भी लोग आए थे, लाइक हैदराबाद एंड बैंगलोर, जिन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि किसी के घर के पास ऐसी शॉप्स क्यों खोली जा रही है। कांग्रेस बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एंड रिलीजियस प्लेसेस के पास शॉप्स खोल रही है। इस पॉलिसीज में काफी प्रॉब्लम्स थी। शॉप का साइज 500 स्क्वायर मीटर रखने की वजह से जगह मिलने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी और जगह ढूंढने के बाद उन्हें लिकर शॉप खोलने से मना कर दिया जाता था। इससे बिजनेस ओनर्स काफी परेशान हो गए थे। इस पॉलिसी के बाद दिल्ली सरकार के पास 134 लीगल केसेस फाइल हुए। मोस्टली यही थी कि लिकर शॉप गलत एरिया में खोली जा रही है और ये पॉलिसी बड़े बिजनेसेस को फेवर कर रही थी, छोटे बिजनेसेस को बिल्कुल भी नहीं। जोन्स के साइजेस भी काफी बड़े थे और रिटेलर्स को डिस्काउंट देना अलाउ हो गया था, जिसकी वजह से हैवी डिस्काउंट दिए जा रहे थे। और इस बीच कई रिटेलर्स का पैसा कमाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था और अपना लाइसेंस वापस दे दिया। 32 में से 9 जोन्स खाली हो गए थे। मई 2022 तक 639 शॉप्स बची थी और जुलाई 2022 तक 464 रह गई थी और इससे दिल्ली गवर्नमेंट तक करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब दिल्ली के एलजी की वजह से हुआ। फॉर्मर एलजी अनिल बजाज को मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया।
एक्साइज पॉलिसी में क्लियरली लिखा था कि दिल्ली में 864 शॉप्स खुलेंगे, इनमें कई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी खुलेंगे। पॉलिसी 17 नवंबर को इम्प्लीमेंट होनी थी, लेकिन 15 नवंबर को एलजी ने कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में शॉप्स ओपन करने के लिए डीडीए एंड एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने एलजी को लॉसेस के लिए जिम्मेदार माना, क्योंकि उनकी वजह से काफी शॉप्स नहीं खुल पाई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के सचिव सीबीआई से इस पॉलिसी के खिलाफ ग्रॉस वायलेशन रिपोर्ट करते हैं। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को रिकमेंड किया कि वो रूल्स के वायलेशन हुए हैं उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करें। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई रेड करती है मनीष सिसोदिया और उनके साथ 3 और लोगों पे। 22 अगस्त को ईडी लिकर पॉलिसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है। सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन विजय नायर को सीबीआई अरेस्ट कर लेती है और मार्च 2023 में ईडी मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लेती है। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति के लीडर के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कर लेती है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाते हैं। ईडी ने उनके घर की तलाशी लेनी शुरू करी और उनके घर पे ही क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। उसके कुछ घंटे बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। केजरीवाल कोई परफेक्ट नेता नहीं है, वो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाते। जिन लोगों के खिलाफ वो बोलते हैं उन्हीं के साथ में अलायंस कर लेना। उनकी बहुत सारी पॉलिसीज और उनकी फ्रीबीज मुझे भी पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले उनको गिल्टी मान लेना, अनफेयर एडवांटेजेस से इलेक्शन के टाइम पे अटैक करना, वो सब कहीं ना कहीं गलत है। केजरीवाल ने कोर्ट में खुद कहा कि मैं अपनी रिमांड का विरोध करने नहीं आया हूँ। ईडी जब तक चाहे मुझे जेल में रख सकती है, लेकिन सभी को पता चलना चाहिए कि ईडी रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर वसूली का रैकेट चला रही है। मनीष सिसोदिया के सचिव एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करे। मेरे घर पे ढेरों मंत्री आते हैं, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, खुसर गुजर करते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करते हैं। क्या ये इनफ रीजन है कि किसी सिटिंग मिनिस्टर को इस वजह से अरेस्ट कर लिया जाए? क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त है? दूसरा बयान मग्गू एस रेड्डी का है। ये सांसद थे जगन की पार्टी में। एक दिन 16 मार्च 2021 को वो मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था कि मैं सांसद हूँ और मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। वो मेरे पास मिलने आते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में था। वो कहते हैं कि मुझे दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। मैंने ये कहा कि जमीन हमारे अंडर आती ही नहीं है, एलजी साहब के अंडर आती है, आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को ये दे दूंगा। 16 सितंबर को उनके घर पे रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले, और उन्होंने बताया कि हाँ मैं उनसे मिला, मैं उनसे फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया। ये 16 सितंबर सेक्शन 17 का बयान है। 5 महीने बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद भी वो अपने स्टेटमेंट पर बने रहते हैं। 5 महीने तक जब उनका बेटा जेल में रहता है तब वो टूट जाते हैं। 16 जुलाई को वो अपना बयान बदल लेते हैं। 18 जुलाई को उनका बेटा बाहर आ जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया वैसे ही उनका बेटा रिहा हो गया और उनके स्टेटमेंट्स भी लेने बंद हो गए और अक्टूबर में उनका माफीनामा भी हो गया और उनका मिशन पूरा भी हो गया। इसका मतलब ईडी को मुझे सिर्फ फंसाना था। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के पास 3 बयान है जो कि सेक्शन 50 के अंतर्गत लिए गए। इस वजह से वो तीनों बयान कानून की नजर में बराबर है। कोर्ट के सामने सिर्फ एक बयान को क्यों लाया गया, उन दोनों बयानों को क्यों नहीं लाया गया जिसमें मेरे पक्ष में कहा गया? और एक बयान है शरद रेड्डी का। 16 सितंबर को उनके घर रेड हुई। 9 नवंबर को वो स्टेटमेंट देते हैं और मेरे खिलाफ नहीं बोलते हैं। उसके बाद उनके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं, किसी में भी वो मेरे खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद 25 अप्रैल को वो भी टूट जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं विजय नायर के साथ सीएम से मिलने गया था। सीएम साहब जल्दी में थे। सीएम साहब कहते हैं कि ये विजय नायर अच्छा लड़का है, इसके साथ टच में रहो। शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को लिया। उसके बाद ही उसे जमानत मिल गई। केजरीवाल ने ये पूछा कि क्या ये बयान किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है? आखिर शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि किसी साउथ ग्रुप ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। न्यूज मीडिया अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन कर देता है तो उसे तुरंत डांट दिया जाता है। सीबीआई या ईडी का कोई केस चल रहा है तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे हो चप 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 कर कर, उनको 4 सवाल तो पूछो। गलत फिगर्स बताए जा रहे हैं और कोई सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? कोई न्यूज चैनल इस पे लिख भी दे तो उसे तुरंत के तुरंत डिलीट भी कर दिया जाता है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए, जिसमें से 6,000 करोड़ बीजेपी के पास गए थे और बचे हुए बाकी पार्टीज को। इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन आने के बाद सोसाइटी और मोहल्ले के वो अंकल जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। वो भी इस समय अपने सुप्रीम लीडर को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही बहुत सारी अलग अलग
पार्टीज एक साथ रैली कर रहे हैं। पटना और मुंबई के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में अपोजिशन की एक बहुत बड़ी रैली हुई। आज सारी अपोजिशन पार्टीज एकजुट हो गई हैं उस एक बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए, क्योंकि अपोजिशन की आवाज को काफी टाइम से दबाया जा रहा है। उनके खिलाफ न्यूज चलवाई जाती है और उनके बारे में अगर कुछ चलता भी है तो मोस्टली नेगेटिव होता है। और जब एंकर्स उनसे कोई डिबेट या कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनका एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग मोड होता है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज को अपने फायदे के लिए ही कंट्रोल किया जा रहा है। अपोजिशन के लीडर्स को जेल में भेजा जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे कई नेताओं को बीजेपी में जाने के बाद उनकी जांच रोक दी जाती है। कंपनीज से फंडिंग वसूली जाती है। जो फंडिंग करने वाली कंपनीज होती है उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। और 31 मार्च की उस रैली में भगवंत मान, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने अपने अपने भाषण दिए। अगर आम आदमी पार्टी ने स्कैम्स किया है तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर होने चाहिए। लेकिन 100 करोड़ रुपए के स्कैम के एलिगेशन को इतनी हाईलाइट मिल रही है, जबकि रूलिंग पार्टी के फंडिंग को लेकर और ईडी पे कंट्रोल को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही। वहाँ कोई कंपनी कई 100 करोड़ रुपए किसी पार्टी को डोनेट करती है और पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा पहुंच जाता है। इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। हमें हमारे पॉलिटिशियंस और लीडर्स से सवाल पूछने ही होंगे और उन्हें जवाब देना ही होगा। आप इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस फैलाइए। आखिर देश में चल क्या रहा है, क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस है और हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।